तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं ड्रॉ पैनल का यूज़ करना। अब हम समझेंगे मॉडिफाई पैनल का यूज़ करना। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग नहीं ओपन करके अगेन टेम्पलेट एक सेटिंग वाला ओपन करूँगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे सेटिंग ही ओपन करनी है, उस ड्राइंग से भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं अगेन अपनी एक नया टेम्पलेट ओपन कर रहा हूँ जो कि मैंने सेव कर रखा था, और अब मैं उसमें कुछ ड्राइंग्स बनाऊंगा और उसमें समझूंगा कि इन मॉडिफाई पैनल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप टॉगल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्राज ऑप्शन है, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जो जो हमारे यूज़ में होगा ना, हम सिर्फ उन्हीं को समझेंगे, एक्स्ट्रा और इररेलेवेंट हमें समझना भी नहीं है। बीइंग एन आर्किटेक्ट आपके जो जो यूज़ में होगा वो समझेंगे, क्योंकि ऑटोकैड जो है वो सभी टाइप के प्रोफेशनल्स के लिए होता है, चाहे वो इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे वो एक आर्किटेक्ट ही क्यों ना हो। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग ही समझना है और हमारे टाइप्स के ही टूल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं ताकि हम उसमें मॉडिफाई पैनल को मतलब मॉडिफाई कर सकें और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक सर्कल बना लेता हूँ, एक अलग से सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं, उसके बाद एक पॉलीलाइन बना लेते हैं, PL एंटर करके यहाँ से, और आर्क से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास ये कुछ ड्राइंग्स है जो कि मैंने बना रखे हैं, एस्केप दबा के कमांड से बाहर आते हैं। अब हम इनको मॉडिफाई पैनल का यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है मूव। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मूव कर सकते हैं। इस पर अगर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका मूव का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इसका कमांड लाइन भी टाइप कर सकते हो जो कि है M एंटर। जैसे ही आप M एंटर करोगे तो आपका मूव कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो मैं M टाइप करता हूँ और एंटर करूँगा, एक्टिव। और अब मैं करूँगा इस पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इन दो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करते ही अब मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूँ किसी भी पॉइंट से क्लिक करके। अगेन समझ लेते हैं, मैं चाहूँ तो पहले ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर M और एंटर मूव टूल, और डायरेक्ट मैं किसी भी पॉइंट से इनको उठा सकता हूँ, चाहे इस पॉइंट से, चाहे मिडिल पॉइंट से, सर्कल के मिडिल पॉइंट से उठा सकते हैं, इस कॉर्नर से उठा सकते हैं। हम कोई भी बेस पॉइंट लेके इनको उठा के और मूव कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को सिर्फ अंदर का ऑब्जेक्ट उठाना है तो भी मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लूँगा, M एंटर, और फिर मूव कर लूँगा। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूव टूल हम कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं रोटेट टूल। अब अगर आपको रोटेट करना है तो आपको या तो पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो या पहले आप कमांड टाइप कर लो। तो इस केस में हम पहले कमांड टाइप कर लेते हैं, रोटेट R और O। रोटेट आप RO टाइप करोगे तो आपका रोटेट कमांड एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होते ही आपको बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इन ऑब्जेक्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और वो है एक्सटर्नल। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये बोलेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन से पॉइंट से आप इसको रोटेट करना चाहते हो। अगर मैं इसको इस सर्कल के मिड पॉइंट से रोटेट करूँगा तो आप देखोगे कि ये इसी पॉइंट मिड पॉइंट से रोटेट होना स्टार्ट होगा। मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ से रोटेट करके इधर एंटर कर देता हूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो गया। या फिर मैं पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, RO एंटर, रोटेट कर लेता हूँ, और मिड पॉइंट की जगह इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इसको बेस पॉइंट मानते हुए अब आप देखोगे कि इस पॉइंट में रोटेट होना स्टार्ट हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से इधर रोटेट कर लेता हूँ। या फिर अगेन आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, RO एंटर कीजिए, और आप इसको इस पॉइंट से कर सकते हो, और अपना एक एंगल आप टाइप कर सकते हो जो कि है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। तो रोटेशन एंगल के लिए आपको 45 डिग्री, मान लीजिए मैं एक रोटेशन एंगल जो है मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एंटर मारूंगा और ये 45 डिग्री पे जो है वो रोटेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो -45 पे भी कर सकते हैं। रोटेट किया मैंने यहाँ पर, अगेन स्पेसिफाई कर रहा हूँ -45, तो ये -45 पे जो है वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं इन टूल्स को। मैं अगेन इसको मूव टूल करके इसको मिड पॉइंट पे ले आता हूँ, कोई इशू नहीं। तो अब समझते हैं हम नेक्स्ट कमांड को, जो कि है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड सेम जैसे आप हेयर ट्रिमिंग करते हो या किसी भी चीज़ को ट्रिम करते हो, कट करते हो, है ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाता है उसको हम कहते हैं ट्रिम करना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक लाइन से जो है एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये पार्ट जो है मेरा वो एक्स्ट्रा निकल गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो है वो पार्ट निकल गया है। अब इसको मुझे ट्रिम करना है। अब ट्रिम जो है वो दो तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहला हम इसका ट्रिम का कमांड यूज़ करेंगे जो कि है TR। अब TR एंटर करते ही मैं एक सिंगल एंटर करूँगा। सिंगल एंटर करते ही ये मेरे से बोलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करते ही मैं जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा वो इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए इस लाइन को डिलीट कर देगा, या फिर वो इस लाइन को डिलीट कर देगा। मतलब हमारा रेफरेंस लाइन जो हमने सेलेक्ट किया था उस रेफरेंस लाइन को लेते हुए या तो वो उसके ऊपर की लाइन को डिलीट करेगा या उसके नीचे की लाइन को डिलीट करेगा। तो आपको जो सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको डिलीट करने से या ट्रिम करने से पहले मैं आपको 2-3 कमांड और बता दूंगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा
ऑप्शंस मिल जाएंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं TR एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एंटर मार रहा हूँ और उसके बाद जो भी मुझे ट्रिम करना है इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए मैं उसको ट्रिम कर दूंगा। ये मेरी लाइन ट्रिम हो गई। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे अगेन अब इस लाइन को ट्रिम करना है तो मैं TR एंटर करूँगा। उसके बाद मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि ये हमारा रेफरेंस लाइन होने वाला है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं इस लाइन को या फिर इस लाइन को डिलीट कर सकता हूँ क्योंकि हमारी रेफरेंस लाइन जो है वो ये वाली लाइन है। तो मैं इस लाइन को ट्रिम कर दूंगा। तो ये हमारा बन गया एक रेक्टेंगल। तो एक तरीका हमारा ये हो गया ट्रिम करने का। दूसरा तरीका हमारा ट्रिम करने का ये है कि TR एक बार एंटर किया, उसके बाद दोबारा एंटर करेंगे। दोबारा एंटर करते ही बस हमें उस लाइन पे क्लिक करना है, इस पे और इस पे, ये ऑटोमेटिकली ट्रिम कर देगा। इसे बोलते हैं कि वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। दोबारा समझ लेते हैं इस चीज़ को। TR एंटर और उसके बाद हम दोबारा अगर एंटर करेंगे मतलब डबल एंटर प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट बस उस लाइन पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट डिटेक्ट करके उस लाइन को ट्रिम कर देगा। तो डबल एंटर करते ही TR के बाद डबल एंटर करते ही वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह उसको डिलीट कर देगा। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं या आर्किटेक्ट्स होते हैं वो इसका यूज़ भी करते हैं और इसका भी यूज़ करते हैं रेफरेंस लेते हुए। अब हम अगेन एक और तरीका समझ लेते हैं जो कि इसी का ही अपग्रेड वर्जन है कि हम एक साथ ही काम करेंगे, जो कि है TR एंटर। उसके बाद हम दोनों को ही रेफरेंस लाइन एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को ही रेफरेंस लाइन एक बार में सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बार में ही ट्रिम कर देगा, हमें अलग अलग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रिम करते हैं। अब हम समझते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए आपको क्या करना है, आप CO एंटर कीजिए जो कि इसका कमांड है CO। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो कि लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इस सारे ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और साथ ही साथ इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही ये पूछेगा हमसे बेस पॉइंट कहाँ से कॉपी करना है, इस जगह से उठाना है, इस जगह से उठाना है, इस जगह से उठाना है, कहाँ से उठाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस मिड पॉइंट से उठाऊंगा और उसको उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब ये ऊपर नीचे भी क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने ऑर्थो ऑन कर रखा है। तो ऑर्थो को अगर मेरे को ऑफ करना है तो मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑफ करूँगा और फिर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉपी हो गया। अगेन मैं और चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, अगेन मैं चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसका बेस पॉइंट भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा, मतलब पहले सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को, उसके बाद CO एंटर। आप चाहे तो पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कमांड दे दीजिए, सेम ही चीज़ है। या पहले कमांड दे के फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, बाद में कमांड दिया है CO एंटर। उसके बाद बेस पॉइंट लिया है मैंने, यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑर्थो को ऑफ करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ बेस पॉइंट को लेते हुए। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम कॉपी करते हैं। तो जैसे जनरली मान लीजिए मुझे ये कॉपी करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, CO एंटर। उसके बाद इसको यहाँ जहाँ पर ये कॉपी करना है वो कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब होता है मिरर। मिरर क्या है, इसी ऑब्जेक्ट का सेम मिरर कर देना। मान लीजिए कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को मिरर करना है सेम उसी डिस्टेंस पर जो कि मेरे को स्पेसिफाई करना है। तो मान लीजिए मैं MI एंटर करूंगा जो कि इसका मिरर का कमांड है, MI एंटर। उसके बाद ये बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मतलब एक मिरर लाइन बताना है हमें, एक पॉइंट बताना है जहाँ से ये मिरर करना स्टार्ट करे। तो मैं इसको ये वाला कॉर्नर पकड़ाऊँगा, बेस पॉइंट जो है वो यहाँ से पकड़ाऊँगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इस पर क्लिक किया, अब ये इसी जगह से मिरर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसने बोला है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या हमें सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, मतलब इस वाले ये जो सोर्स है हमारा, इसको इरेज करना है। अगर आप इसको करते हो नो तो ये दोनों ही कॉपी रह जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ही हम एक साथ मिरर करते हैं, MI एंटर। उसके बाद मैं अगेन एक काम करता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, और अब की बार मैं करता हूँ इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट येस। तो जो सोर्स था वो डिलीट हो गया और जो ऑब्जेक्ट जो न्यू बना मिरर होके वो आ गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ अब मैं इसको अगेन सेलेक्ट करता हूँ और MI एंटर, मतलब मैं पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कमांड दे रहा हूँ मिरर का। उसके बाद मैं स्पेसिफाई करूँगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ से स्पेसिफाई करता हूँ इस जगह से, और उसका सेकंड पॉइंट जो है मैं इधर दूंगा। अब उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ ताकि एकदम स्ट्रेट में ऑन हो। स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा ताकि उसका मिरर हो जाए। सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, नो, तो ये कॉपी हो गया। सेम चीज़ हम इसको भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया, MI एंटर, एक मिडिल कहीं पे भी फर्स्ट पॉइंट ले लिया, उसको सेकंड पॉइंट कहीं पे भी टाइप कर दिया, फिर उसके बाद करेंगे नो, और ये साथ में अगेन इसका मिरर हो गया। तो ये होता है हमारा मिरर पॉइंट, मतलब जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा मिरर होके। उसके बाद हम यूज़ करते हैं फिलेट का। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है इस पर मैं फिलेट का यूज़ करता हूँ। फिलेट का आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा कि कॉर्नर को हटाने के लिए होता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको रोड बनाना है तो वहाँ पे कर्व बना हुआ होता है, तो वैसे ही आपको फिलेट से ही यूज़ करना होता है। तो फिलेट के लिए कमांड जो है वो है F और है एंटर, ठीक है। तो F का मतलब होता है फिलेट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है आपको सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि हमने इसका कोई रेडियस डाला ही नहीं था कि कितना चेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हमें इसको पहले रेडियस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको रेडियस कमांड देना पड़ेगा। तो F एंटर, उसके बाद हम पहले इसको रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं, R एंटर, इसका हाईलाइटेड वर्ड है। उसके बाद हम इसको रेडियस दे देंगे, तो रेडियस जो है हम देंगे यहाँ पर 200 हमने इसको रेडियस दे दिया, एंटर मार दिया। उसके बाद ये अगेन बोल रहा है सेलेक्ट करो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सेकेंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये रेडियस जो है वो कर्व हो गया, ठीक है। तो ये जनरली हम रोड को बनाने के लिए या कोई भी चीज़ को शैम्फर करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मिरर कर रहा हूँ, मिरर किया मैंने इस डिस्टेंस पे, नो। उसके बाद मैं अगेन इसको मिरर कर रहा हूँ, दोनों को ही एक साथ इधर। अब ये हमारा मिरर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए ये जो हमारा चौराहा बनता है रोड पर, उसी टाइप का कुछ है। तो मैं यहाँ पर फिलेट का इस्तेमाल करूँगा। फिलेट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए मैं रेडियस जो है वो थोड़ा बड़ा रखूँगा। तो रेडियस पे जाऊंगा मैं R एंटर और रेडियस रखूंगा मैं 400 एंटर। उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकंड, फिर अगेन F एंटर, फर्स्ट सेकंड, फिर अगेन F एंटर, फिर फर्स्ट सेकंड, क्योंकि अब हमें बार बार रेडियस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड। साथ ही साथ आप फिलेट को जो है वो ज्वाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी लाइन को ज्वाइन करने के लिए। मान लीजिए एक लाइन आपकी यहाँ पर है और दूसरी लाइन जो है वो आपकी इस जगह पर कहीं है और आपको इसको कनेक्ट करना है, तो आप F टाइप करोगे, एंटर सेलेक्ट करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का टूल यूज़ करोगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और सेकंड ऑब्जेक्ट, लेकिन आप देख रहे हो कि ये कर्व बना रहा है। मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कि कॉर्नर के साथ ये पूरी लाइन को कनेक्ट कर दे। तो उसके लिए मुझे इसका रेडियस जो है वो 0 टाइप करना पड़ेगा। तो R एंटर, रेडियस हम रखते हैं 0, एंटर, और उसके बाद आप देखोगे तो अब ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है आपका पूरे लाइन को कनेक्ट कर रहा है एक साथ। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, मतलब कि हम कहीं पे भी हमें दो लाइंस मिलानी होगी अगर, तो मैं डायरेक्ट F एंटर करूँगा और ये ऑटोमेटिकली दो लाइन को मिला देगा। लेकिन कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम मान लीजिए कि हमने रेडियस जो है वो टाइप कर रखा और हम नहीं चाहते रेडियस चेंज करना। तो मान लीजिए कि मैंने F एंटर कर रखा और रेडियस जो है मेरा 400 है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये रेडियस बनेगा। तो क्या मुझे बार बार रेडियस 0 ले जाना पड़ेगा? नहीं, आपको रेडियस बार बार 0 ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमांड लाइन में पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको कॉर्नर चाहिए तो आप शिफ्ट बटन दबा लो बस, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली रेडियस जो है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर ही रखा है, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा। कीबोर्ड में शिफ्ट का बटन दबा के रखिए और इस पर आप करेंगे डायरेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो ये कॉर्निंग के साथ जो है वो लाइन को कनेक्ट करेगा, कॉर्नर्स के साथ, मतलब इसने रेडियस को ऑटोमेटिकली 0 ले लिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप शिफ्ट दबा के रखोगे तो वो रेडियस को 0 मान के चलेगा और कनेक्ट कर देगा। तो आपको ऐसे बार बार रेडियस सेलेक्ट करके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा ट्रिम कमांड का, कॉपी कमांड का और हमारा मिरर और हमारा फिलेट जो है वो यूज़ हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रेच कमांड को। स्ट्रेच कमांड को यूज़ करने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच के लिए आपको S टाइप करना है, S से ही आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेच जो है वो दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं स्ट्रेच टाइप करूँगा, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैं इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे इस लाइन को जो है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये जो आपको ग्रीन जो सिलेक्शन दिख रहा है, ग्रीन कलर का जो सिलेक्शन विंडो जो मैंने माउस से सेलेक्ट कर रखा है, इस ग्रीन विंडो से अंदर और इस ग्रीन विंडो के बाहर जो भी चीज़ आएगी जो पार्शली सेलेक्टेड होती है, ये सिर्फ उसी को ही सेलेक्ट करता है और उसी को ही स्ट्रेच करता है। मतलब कि स्ट्रेच कमांड में ऐसा होता है कि जैसे ही आपके कोई भी विंडो के आधा इस सिलेक्शन के आधा अंदर और आधा बाहर होगा, ये सिर्फ उसी को स्ट्रेच करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट प्योरली बाहर रह जाएंगे और जो भी ऑब्जेक्ट इस विंडो के प्योरली अंदर आ जाएंगे वो अनअफेक्टेड रहेंगे। टोटल 6 लाइन्स हैं, ये पार्शली सेलेक्टेड है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट या तो प्योरली अंदर है या फिर प्योरली बाहर है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही मैं करूँगा एंटर, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं डायरेक्ट इसको स्ट्रेच करूँगा किसी भी पॉइंट को पकड़ के, या तो इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से। तो मैंने अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेच हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो लाइंस है, ये लाइंस जो है वो पार्शियली अंदर थी विंडो के और पार्शियली बाहर थी, इसलिए ये अफेक्टेड हुई। और जो लाइंस जो है प्योरली बाहर रह गई, ये तीनों लाइंस,
ये अनअफेक्टेड थी, और ये तीनों लाइंस जो प्योरली विंडो के अंदर आ गई, उस ग्रीन सिलेक्शन के अंदर आ गई, वो भी अनअफेक्टेड रही। बस जो लाइन पार्शियली अंदर और बाहर थी वो लाइंस जो है अफेक्टेड रही। हम इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। एस एंटर, स्ट्रेच कमांड एक्टिव हो गया हमारा। फिर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये 6 लाइन जो है वो पार्शियली अंदर और पार्शियली बाहर है, बाकी ये तीनों लाइन जो है वो प्योरली अंदर आ चुकी है, तो ये अनअफेक्टेड रहेंगी। और इन तीनों लाइन को हमने टच भी नहीं किया है तो ये भी अनअफेक्टेड रहेंगी। मैं अगेन एंटर मारता हूँ, स्पेस, उसके बाद मैं कहीं किसी भी पॉइंट से इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ, ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको स्ट्रेच कमांड भी जो है वो समझ में आ गया होगा। तो आई होप सो कि आपको स्ट्रेच कमांड जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्केल कमांड की। ठीक है, स्केल का मतलब क्या हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना, बड़ा करना, छोटा करना हो, एक स्केलिंग करना उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल कमांड के लिए SC एंटर करेंगे, क्योंकि S दबाते ही तो आपको स्ट्रेच कमांड दिखेगा, तो हम SC एंटर करेंगे, या आप पूरा टाइप कर लीजिए स्केल। तो यहाँ पर मैं SC एंटर कर रहा हूँ। अब ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करते ही एंटर मारूंगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो एंटर मारा। अब ये बोल रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मैं इसको कहीं से भी दे सकता हूँ, मिड पॉइंट से, कॉर्निंग से, कहीं से भी। तो मैं इसको यहाँ पर दूंगा कॉर्नर से, और उसके बाद आप देखेंगे मैं जैसे जैसे माउस को मूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ, तो जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ ये बड़ा होता जा रहा है। अगर मेरे को इसको 2 टाइम्स बड़ा करना है तो मैं इस पर 2 लिखूंगा। 2 लिखते ही एंटर मारूंगा और आप देखेंगे ये 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद SC एंटर, मैं पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में कमांड डाल रहा हूँ, आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं SC एंटर करूँगा। उसके बाद अगेन मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर अभी टाइप करूँगा 0.5, तो ये 0.5 टाइम्स जो है वो छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब मैं अगेन एक काम करता हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और SC एंटर कर रहा हूँ। मैं पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके बाद में कमांड दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं SC एंटर करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको बेस पॉइंट दूंगा। बेस पॉइंट देते ही मैं आपको यहाँ पर 2 कमांड दिख रहे होंगे, एक कॉपी और एक रेफरेंस। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो C एंटर, C एंटर। अब C एंटर देखते ही आप देख रहे हो कि जो ओरिजिनल है वो वहीं पर ही है, और उसका कॉपी वर्जन बन चुका है जो कि छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं 0.5 टाइम्स छोटा, 0.5 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं 1 से बड़ी वैल्यू लिखूंगा तो ये बड़ा होगा, और 1 से छोटी वैल्यू लिखूंगा तो ये छोटा होगा। तो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ 0.5, एंटर मारूंगा तो ये 0.5 टाइम्स जो है वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ये सब कॉपी वर्जन बन गया। अब इसी का नेक्स्ट वर्जन सीख लेते हैं। नेक्स्ट वर्जन ये कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक रेफरेंस लाइन है पहले से, और मुझे पता है कि मुझे इस लाइन को इतना ही बड़ा रखना है, और ये ऑब्जेक्ट मुझे इस लाइन के बराबर चाहिए, मतलब इसकी जो ये विड्थ है ये मुझे इस लाइन के बराबर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, बाद में कमांड देंगे, या पहले आप कमांड दे लीजिए, बाद में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले कमांड दिया है, बाद में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं स्पेस बार दबाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं बेस पॉइंट डालूंगा, तो ये मेरा बेस पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि ये छोटा बड़ा होना स्टार्ट हो गया है, स्केल होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे इसको स्केल नहीं करना है, मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए इसका। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस दिख रहा होगा, अभी हमने कॉपी सीखा था, अब हम रेफरेंस सीखेंगे। तो ये हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पर R दिख रहा है, आपको R टाइप करना है, एंटर मारेंगे। अब आपको ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, जो रेफरेंस लेंथ है उसको स्पेसिफाई करना है। तो मेरा रेफरेंस लेंथ जो है वो ये, तो यहाँ पर मैं इस कॉर्नर पे स्टार्ट करूँगा। अब ये पूछ रहा है रेफरेंस लेंथ का सेकंड पॉइंट डालने के लिए, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो ये जो मेरी रेफरेंस है ना, ये रेफरेंस, अभी मेरी रेफरेंस लेंथ ये है, तो इसका मैं सेकंड पॉइंट टाइप करूँगा, और उसके बाद मैं इसको इस रेफरेंस पर लेके जाऊँगा। ठीक है, मतलब मेरे को जितना बड़ा करना है मैं उतनी लेंथ तक लेके जाऊँगा, और यहाँ पर, और वो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास एक लाइन थी जिसके अकॉर्डिंग हमें इस रेफरेंस को बड़ा करना था, और वो हमने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं, बड़ा छोटा जो भी हमें करना होता है, चाहे कॉपी करके करें जिसमें कि मेन सोर्स फाइल वैसे ही रहे। वो आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एरे टूल की। एरे टूल को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। एक मिड में मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पर। अब हम एक और सर्कल बनाते हैं, मैं 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एरे टूल का जो है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एरे टूल का जो है वो AR एंटर, आपको एरे ओपन ऑटोमेटिकली होकर दिख जाएगा, या आप कंप्लीटली टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एरे कमांड को एक्टिव किया, यहाँ पर ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं इस दोनों ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ एट ए टाइम। उसके बाद मैं एंटर मारूंगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर एरे टाइप, कौन सा आपको एरे चाहिए, रेक्टेंगल, पाथ या पोलर। यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा होगा, रेक्टेंगल, पाथ या पोलर। तो सबसे पहले हम एक से स्टार्ट करते हैं, वो है रेक्टेंगल।
ठीक है। तो मैं R एंटर करूँगा, रेक्टेंगल, और आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने R एंटर किया ये ऑटोमेटिकली दो साइड से ग्रिप बन के आ गया, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 रो है ये, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 4 कॉलम है, मतलब ये 4 कॉलम और 3 रो बन के आ गया है। आपको अगर कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ पर कॉलम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे एडिटिंग टूल दिख रहे होंगे। अगर मेरे को कॉलम चाहिए 5 तो मैं 5 टाइप करूँगा, रो चाहिए 6, अगर मेरे को 6 रो चाहिए तो मैं 6 टाइप करूँगा, एंटर, और 6 एंटर करते ही 6 जो है वो रो हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको 2 करूँगा, रो 2, तो ये 2 रो और 5 कॉलम के साथ आ चुका है। और अगर मुझे इसकी डिस्टेंस को बढ़ाना है, अगर मेरे को इसके डिस्टेंस को, इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना है तो मैं वो भी बढ़ा सकता हूँ 10,000 लिख के, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो इसके मिड पॉइंट से ले रहा है, क्योंकि इसका जो ग्रिप है ना वो मिड पॉइंट है। और हमें मिड से नहीं चाहिए, हमें इस कॉर्नर से चाहिए कि इस कॉर्नर से पकड़े और उसके कॉर्नर के अकॉर्डिंग उसकी डिस्टेंस जो है वो एट ए टाइम बड़ी होती जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बेस पॉइंट चेंज करना है। यहाँ पे आपको बेस पॉइंट दिख रहे हैं, ये बेस पॉइंट चेंज करना है, और ये आपको सेंटर यहाँ से ले रहा था, अब हमें इस जगह से बेस पॉइंट रखना है, ठीक है। तो अब ये जो ग्रिप है ना वो इस कॉर्नर से बन के आ गया। तो अब अगर आप जो भी डिस्टेंस डालोगे, मान लेते हैं यहाँ पे आपने 8000 डाला, तो वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा इस बेस पॉइंट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके साथ प्ले कर सकते हो। आपको बता दूं कि ये जितने भी कमांड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वही सेम कमांड आपको यहाँ पर भी दिखेंगे, जैसे कि एसोसिएटिव, ये रहा हमारा एसोसिएटिव, ये रहा बेस पॉइंट जो कि अभी हमने चेंज किया यहाँ पर था। फिर है हमारा काउंट। अब काउंट को जो है आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको नंबर ऑफ आइटम जो है वो ज़्यादा चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं हम एक काउंट को ले लेते हैं COU, अगर आप टाइप करोगे तो मैं डायरेक्ट क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपको एंटर नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, तो वो हमने कॉलम तो डाल ही दिया था, यहाँ पर कॉलम भी डाल दिया, रो भी डाल दिया, लेकिन ये यहाँ पर भी पूछ रहा है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 5 सेलेक्टेड है जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अगर आप यहाँ पर इसको 6 करेंगे एंटर, तो ये 6 कॉलम बन जाएगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। मतलब कि हम वो काउंट को भी यहीं पर ही चेंज कर रहे हैं, वो सारे कमांड ऑटोमेटिकली वहीं पर थे। अब यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ एंटर, तो ये 3 बन गया, यहाँ पर भी रोज जो है वो चेंज हो गया। फिर कॉलम को आप अलग से चेंज कर सकते हैं, रो को चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग अगेन वही बिटवीन आ जाएगा आपका, लेवल्स वही अगेन, अगर आपका ये लेवल है तो ये लेवल्स आ जाएंगे, और एग्जिट कमांड से आप एग्जिट कर सकते हैं इस कमांड से। अब हम समझते हैं इस एसोसिएटिव टूल को। एसोसिएटिव टूल को समझने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप इस ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। सेम एक और ड्राइंग बना लेते हैं यहाँ पर अगेन हम इसी को एरे करेंगे। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, बाद में एरे टाइप किया है, रेक्टेंगल ही ले रहा हूँ मैं दोबारा। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है R, तो मैं R एंटर करूँगा, ये सेम बन के आ गया। मैं यहाँ पर रो रखूँगा 6 और यहाँ पर रो रखूँगा 3, चलेगा। और इसका बेस पॉइंट जो है अगेन सेम इसी की जितना कॉपी कर लेते हैं, बेस पॉइंट यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। और जो डिस्टेंस थी हमारी वो 8000 थी, ठीक है, यही था हमारा 8000। सेम मैंने इसके जितना ही सब कुछ सारे वैल्यूज़ रख दिए, लेकिन यहाँ पर मैं एसोसिएटिव को ऑफ कर दूंगा। एसोसिएटिव ऑफ करते ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज एरे, या फिर आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ से X दबा के या फिर डायरेक्ट क्लिक करके, ठीक है। मैंने एग्जिट कर दिया। अब फ़र्क इन दोनों में ये है कि सब कुछ सेम है, बस ये एसोसिएटिव है, मतलब कि आप एक पे क्लिक करोगे तो बाकी सब भी क्लिक होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से एसोसिएट हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सब ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से सेलेक्ट होंगे। जैसा कि एसोसिएटिव नहीं होता, आपने देखा होगा बीइंग एन प्रोफेशनल कि एक आर्किटेक्ट होता है तो आपको लिखा होता है कि XYZ एसोसिएट, ठीक है, XYZ आर्किटेक्ट्स एसोसिएट, मतलब 2-3 आर्किटेक्ट्स एक साथ एसोसिएट होकर उस काम को कर रहे हैं या उस फॉर्म को चला रहे हैं। तो वैसा ही ये है कि अगर ये एसोसिएट है तो ये एक पे क्लिक करोगे तो सब ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे। अगर ये एसोसिएट नहीं है तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग सेलेक्ट करना होगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के एरे की, जो कि है हमारा पाथ। तो उसके लिए मैं एक लाइन बनाऊँगा। ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं स्टेयर्स बनाते वक्त, और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको स्टेयर्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये एक लेंथ है और मेरे पास ये स्टेयर्स का जो है वो आपको विड्थ दिख रही है, ठीक है, ये एक विड्थ है। तो अब स्टेयर्स को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर आपको मिरर कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ से ये कॉपी किया मैंने यहाँ पर इधर, या फिर मैं मिरर भी कर सकता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, MI एंटर किया और इसका मिड पॉइंट ले लूँगा मैं, तो ये ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा। और नो कर दूंगा तो ये मिरर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी भी कर सकते हो आप, मिरर भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। तो सबसे पहले मैं एरे को टाइप कर लूँगा, उसके बाद ये बोल रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही एंटर मारूंगा। एंटर मारने के बाद मैं अब इसको पाथ का कमांड दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप PA एंटर टाइप कर सकते हैं, पाथ चाहिए। तो ये मेरा पाथ है
और इस पे मुझे ये लाइन जो है वो चलानी है। तो ये मैं पाथ को सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको पता है कि आपने जो स्टेयर्स बनाया है उसकी जो विड्थ है वो बीच में आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रख रखी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24 आइटम्स। अब आपको 24 आइटम्स नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 15 चाहिए कि बस 15 आए 5-5 हज़ार के 6-6 हज़ार के डिस्टेंस पे, जो कि हमने डिस्टेंस दे रखा है 6-6 हज़ार mm की डिस्टेंस पे, और 15 आइटम आए, उसके अलावा नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये आपको दिख रहा है कि मतलब हाईलाइटेड नहीं है, मतलब हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना होगा और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जो कि मैं लिखूँगा 15 और एंटर मारूंगा और ये 15 पे आके रुक जाएगा। मतलब 15 टोटल आइटम्स हैं। डिस्टेंस जो है हमारी 6000 है, हम चाहे तो इसको 10,000 कर सकते हैं। 10,000 के डिस्टेंस पर 15 आइटम जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि इस तरीके से जो है हम स्टेयर्स बनाते हैं और इन सब काम को जब करते हैं, आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इस तरीके से हम एरे पे वर्क करते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट्स या कोई डाउट रह जा रहा है तो वो हम जब ड्राइंग्स बनाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एरे की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट एरे जो है वो हमारा है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद AR एंटर करते ही हम पोलर पे जाएंगे। पोलर पे जाते ही आपको दिखेगा यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे बेस पॉइंट या रोटेशन, लेकिन अभी हम बेस पॉइंट या रोटेशन नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्ट समझते हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। हमें कोई भी एक सेंटर पॉइंट जो है वो लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट इसको। अब आप देखेंगे कि उसके अराउंड ही ये जो कंप्लीट है वो रोटेट हो चुका है। ठीक है, ये जनरली हम स्पाइरल स्टेयरकेस बनाने के लिए करते हैं कि एक लाइन ली हमने और उसके अराउंड ही जो है कंप्लीट एक लाइन को क्रिएट कर लिया। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली और उस पर मैं एरे कमांड यूज़ करूँगा। एरे कमांड पोलर में जाऊँगा, पोलर में जाते ही मैं इसका बेस पॉइंट जो है या सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ पर ले लूँगा और ये ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है एक डिस्टेंस पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका नंबर ऑफ़ आइटम जो है वो बढ़ा सकता हूँ, 20 रख लूँगा। यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंसिंग है वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो इसके बीच की डिस्टेंसिंग वो बढ़ा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसके 20 कर देता हूँ। तो इस टाइप से जो है वो थोड़े मोड़े चेंजेस जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो एसोसिएट हो रखा है रोटेट आइटम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी ये सारी चीज़ें अगेन एसोसिएट बेस पॉइंट आइटम, आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और बाकी जो हम मेन ड्राइंग्स आएगी उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसको एज ए बिगिनर लेवल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए। ये सब टूल्स आपको ऐसा ना लगे जब मैं मेन ड्राइंग बनाऊँ तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको ये सब ड्राइंग पता ही नहीं है या ये सब मॉडिफिकेशन पैनल्स आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये भी आपको इंट्रोडक्शन जो है वो पॉइंट मिल गया होगा कि कैसे हम एरे का, ये 3 टाइप के एरे होते हैं जो हमने यूज़ किया, जिसमें हमने एसोसिएटिव भी सीखा। ठीक है, कि आप एसोसिएटिव अगर रहोगे तो एक को क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं और वो ये कि मान लीजिए मेरे पूरे जो ड्राइंग है, मान लीजिए मेरे जो फ्लोर प्लान है उसमें मैंने हर तरफ सिंक लगा रखा है या हर तरफ कोई एक पैटर्न है जिसको मेरे को रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैंने एरे कमांड यूज़ कर रखा है, अगर एरे कमांड यूज़ कर रखा है तो मैं इसको एरे पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरे पे क्लिक करते ही रिप्लेस आइटम, तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। अब मैं रिप्लेस किससे करूँगा वो देख लेते हैं। मैंने इस पर रिप्लेस पे क्लिक किया। अब ये आपसे पूछ रहा है रिप्लेस में सेलेक्ट रिप्लेस ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे को रिप्लेस करना है, और मैं उसके बाद एंटर मारूंगा। एंटर मारते ही ये बोल रहा है आपसे सेलेक्ट बेस पॉइंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इसका कोई बेस पॉइंट सेलेक्ट करो, या तो मिडिल या कॉर्नर्स जो भी है आपको। ठीक है, तो मैं इस कॉर्नर को सेलेक्ट करूँगा बेस पॉइंट के। ये हमारा हो गया सेलेक्ट। अब ये आपसे बोल रहा है सेलेक्ट एन आइटम इन दी एरे, मतलब एरे जो हो रखा है ना उसमें आप आइटम को सेलेक्ट करो और वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वाला आइटम बना हुआ आ गया सेम टू सेम। ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। तो आप ऐसे जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो और ये सारे जो है आइटम जो है वो सेलेक्ट होके चेंज हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे इस सोर्स ऑब्जेक्ट से जो आपका सोर्स है। अब मैं कंट्रोल Z करके बैक जा रहा हूँ। आप यहाँ से भी कंट्रोल Z करके बैक जा सकते हैं और रीडू भी कर सकते हैं। यहाँ से रीडू हो जाएगा और यहाँ से कंट्रोल Z से आप जा सकते हो या फिर U दबा के अंडू कर सकते हो। अब हम दोबारा देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसको एक बार में चेंज करने की कोशिश करते हैं। रिप्लेस आइटम पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस आइटम पे क्लिक करके ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। एंटर मारा। एंटर मारने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है बेस पॉइंट करने के लिए, तो मैंने बेस पॉइंट ले लिया यहाँ पर। उसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है सेलेक्ट एन आइटम इन एरे टू रिप्लेस, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सोर्स ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लूँगा। सोर्स ऑब्जेक्ट में जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जितने भी एरे थे वो सब सोर्स से रिप्लेस हो गए हैं ऑटोमेटिकली सारे के सारे।
अब उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया और आपका ऑटोमेटिकली जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है उस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। मतलब आपको बस सोर्स ऑब्जेक्ट दे देना है और वो उसको सोर्स लेते हुए सबको चेंज कर देगा। तो आई होप सो कि आपको ये भी एरे के एक कमांड में समझ में आया होगा कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एट ए टाइम सबको ही, अगर हमने एरे कर रखा है तो। हेलो गाइज, आई होप सो कि आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे और इस ट्यूटोरियल को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ रहे होगे और आप लोग का धीरे धीरे जो लेवल है और जो कॉन्फिडेंट है वो इंक्रीज हो रहा होगा। एंड गाइज, अगर आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है और आप लोग को धीरे धीरे मेमोराइज हो रहा है माइंड में, तो आप लोग ज़रूर से मेरे इस चैनल, इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन होगा, आप लोग अपना सपोर्ट शो कर सकते हो उस थैंक्स बटन पे क्लिक करके और कुछ अमाउंट अपनी तरफ से जो भी आपकी इच्छा है वो सेंड आउट करके। क्योंकि गाइज इस चैनल को भी सपोर्ट करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल आप जानते हो आर्किटेक्चर कम्युनिटी थोड़ी छोटी है हमारी, तो हमें कम में ही थोड़ी सी सर्विस देके खुश रहना पड़ता है। तो अगर आप लोग को वीडियो एंजॉय कर रहे हो और आप लोग को ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट सेंड कर सकते हो उस थैंक्स बटन पर क्लिक करके। अगर आप लोग नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो इस ट्यूटोरियल को और एक अच्छे आर्किटेक्ट और अपने एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं हम टॉगल डाउन करके कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स की या कुछ अदर कमांड्स की, जो कि है यहाँ पर लेन देन। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ कलर्स चेंज करने के लिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा अलाइन करने के लिए। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हम सीख लेते हैं या समझ लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट है 10,000, ठीक है। 10,000 मैंने इसका लेंथ की जो कमांड दे दी। अब मैं यहाँ पर लेन देन का इस्तेमाल करूँगा। उसके लिए मैं पूरा लेन देन लिखूँगा LEN, तो ये ऑटोमेटिकली कमांड को पकड़ लेगा। मैं उसको एंटर करूँगा। एंटर करते ही ये मेरे से बोल रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, ठीक है। सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, मैंने इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। इसने मेरे को बता दिया कि करंट जो लेंथ है वो हमारी 10,000 है। 10,000 हमारी करंट लेंथ है। अब मेरे को इसको बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेल्टा पे क्लिक करूँगा, DE एंटर। अब ये मेरे से बोल रहा है एंटर डेल्टा लेंथ, ठीक है। आपको लेंथ देना है। तो लेंथ देने के लिए मान लेते हैं मैं इसको देता हूँ 1000। अगर मैं इसको 1000 देता हूँ तो ये इसको इस साइड से छोटा बड़ा कर देगा 1000, और अगर इधर से देता हूँ तो ये इस साइड से 1000 बड़ा कर देगा। तो मतलब जिस पॉइंट पे मैं जिस कॉर्नर की तरफ लेके जाऊँगा ये उस कॉर्नर से 1000 जो है वो एक्स्ट्रा बड़ा कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे अगर पता चलता है कि मुझे 11,000 करना है तो 10,000 मुझे उसकी करंट लेंथ जो है वो पता चल गई और 1000 में उसको बढ़ा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हम दोबारा इसको टाइप कर लेते हैं LEN एंटर। लेन देन करते ही अब मैं इसको करूँगा परसेंट, ठीक है। परसेंट के लिए P एंटर करूँगा और ये मेरे से पूछ रहा है एंटर परसेंट लेंथ, मतलब 100% तो हमारा लेंथ होता है, तो ये हमारा 100% ही है अभी, है ना। अब अगर मुझे छोटा करना है तो मुझे 100% से कम डालना पड़ेगा और बड़ा करना है तो 100% से ज़्यादा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुझे जो है परसेंटेज वाइज 20% बड़ा करना है, मतलब ये अभी 100% है ना, तो इसमें मुझे 20% और बड़ा करना है। तो मैं 20 एंटर करूँगा और जिस पॉइंट की तरफ भी लेके जाऊँगा आप देखेंगे 20% जो है उधर से सिर्फ उतनी ही लाइन रह गई, क्योंकि हमने 100 से जो है वो कम रखा है। अब दोबारा देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लिक किया और ये आपका 20% हो गया, मतलब इस 100 का ये 20% लाइन जो है वो आ चुका है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। दोबारा हम एक काम करते हैं, लेन टाइप करते हैं। उसके बाद मैं अगेन परसेंटेज पे जाऊँगा और अब की बार मैं 120 लिखूँगा, ठीक है। तो 120 लिखते ही ये 100 में से 20% एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस लाइन को लेन देन कर रहे हैं। ये जनरली हमारे यूज़ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगेन देख लेते हैं LEN एंटर। उसके बाद समझ लेते हैं हम टोटल। आप टोटल भी देके इसको डायरेक्टली बड़ा कर सकते हो। मान लेते हैं हम टोटल के लिए T एंटर करते हैं और मुझे इसका पता है 10,000 जो है वो हमारी मेजरमेंट लेंथ जो है वो है। तो मैं इसके लिए कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं इसके लिए लिखूँगा 12,000 लिखा और ये 12,000 जो है वो कर देगा पूरी लाइन को, ठीक है। पूरी लाइन को जो है इसने ऑटोमेटिकली 12,000 कर दिया, मतलब 10,000 था तो मैंने इसको 12,000 कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ यही है लेन देन का। अब लेन देन के आगे अब हम नेक्स्ट समझते हैं और वो हमारे लिए जो भी यूज़फुल होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाता है हमारे लिए अलाइन। अलाइन को भी समझ लेते हैं एक बार को हम। अब अलाइन में क्या होता है, जनरली मान लेते हैं कि हमारे लिए कोई लाइन है जो कि मैं ऑर्थो को ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक ये लाइन है जो टिल्ट होके बनी हुई है और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये रेक्टेंगल जो है ना वो स्पेसिफिकली इसी एंगल पे आके अलाइन हो जाए, ठीक है। मतलब ये इतना ही डिग्री जो है वो रोटेट हो जाए, जितनी डिग्री ये है उतना ही रोटेट हो जाए। अभी तो ये 90 डिग्री पे है और मुझे इसको रोटेट करना है इस पे।
तो मैं क्या करूँगा, AL एंटर करूँगा। अलाइन के लिए एंटर जो है वो कमांड होता है, AL आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, ये आपसे बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद एंटर करोगे। अब ये बोलेगा आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, ठीक है। तो आपको सोर्स पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना है, तो ये हमारा सोर्स होने वाला है। उसके बाद आपसे बोल रहा है ये स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, इस सोर्स पॉइंट को कहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर। उसके बाद ये बोल रहा है स्पेसिफाई सेकंड सोर्स पॉइंट, अब ये हमारा सोर्स है, अब इसको कहाँ पहुँचाना है, स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, कहाँ ले जाके पहुँचाना है, तो वो यहाँ पर है। अब ये ऐसे ही स्पेसिफाई थर्ड बोलेगा, फिर फोर्थ बोलेगा, लेकिन हमें नहीं करना है, हमारा ये 2 हो चुका है। अब हम एंटर मारेंगे। एंटर मारते ही हमसे 2 चीज़ पूछता है, स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, येस और नो। अगर आप येस करते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सोर्स वाला वो स्केल भी हो जाएगा। स्केल मतलब इतना छोटा भी हो जाएगा और इसी रोटेशन पे आके रुक जाएगा। और अगर आप नो करते हो तो ये सिर्फ रोटेट होगा इस एंगल पर, लेकिन स्केल नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ देख लेते हैं हम एक बार को। तो यहाँ पर मैं अभी स्केप कर रहा हूँ और एक बार और हम कॉपी कर लेते हैं इसको, ताकि हम दोनों एग्जाम्पल को देख पाएँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले AL एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर मारा। अब ये बोल रहा है मेरे से फर्स्ट सोर्स पॉइंट, तो ये मेरा सोर्स है। डेस्टिनेशन पॉइंट, ये मेरा डेस्टिनेशन है। सेकंड सोर्स पॉइंट, और ये मेरा सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट। मेरे को सिर्फ अलाइनमेंट करना है, तो यहाँ पर मैं नो करूँगा कि मेरे को सिर्फ अलाइनमेंट करना है, लेकिन स्केल नहीं करना। तो ये स्केल नहीं हुआ, सिर्फ अलाइन हो गया उस रोटेशन पर जाके। लेकिन इस वाले में मैं अपोजिट करूँगा कि मैं स्केल भी करूँगा एट ए टाइम। तो यहाँ पर मैं अलाइन करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है सोर्स पॉइंट, तो ये मेरा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट, ये सोर्स पॉइंट, ये डेस्टिनेशन पॉइंट। एंटर, यहाँ पे मैं येस करूँगा। अब आप देख रहे हो ये रेक्टेंगल भी डेस्टिनेशन पॉइंट थी, उसके साथ साथ स्केल भी हो गया, मतलब उतना छोटा भी हो गया और साथ ही साथ रोटेट भी हो गया। लेकिन हमारी ये जो लाइन है, ये आप देखोगे हमारे इसके पीछे जो एक लाइन है, ये आपको दिख रही होगी छोटी सी, ये इतनी छोटी लाइन है। तो मतलब कि इसके पीछे जो है ये सिर्फ रोटेट हुआ है, अलाइन हुआ है, लेकिन स्केल नहीं हुआ। और ये अलाइन के साथ साथ स्केल भी हो गया है। तो ये दोनों ऑप्शन आप अलाइन टूल के साथ यूज कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टूल की, और नेक्स्ट टूल जो है वो हमारा है जॉइन टूल। तो जॉइन टूल को भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ये मेरी एक लाइन है और दूसरी लाइन मैं इसी के ही एंगल में यहाँ पर बना रहा हूँ। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइन कमांड यूज़ करूँगा। जे एंटर करते ही ये ज्वाइन का आ जाएगा। एंटर किया, ये मेरे से बोल रहा है सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट। आप एक बार में दोनों ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, या फिर पहले सोर्स कर लो फिर फाइनल कर लो। तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन, इससे ज्वाइन करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारा और ये दोनों लाइन जो है वो ज्वाइन हो गई। तो आई होप सो कि आपको ये मॉडिफाई पैनल जो है वो समझ में आया होगा। अब एक लास्ट कमांड की बात कर लेते हैं और टूल की बात कर लेते हैं, वो है ओवरकिल, मतलब कि डिलीट करना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी प्लान बना रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि किसी लाइन के पीछे हम छोटी छोटी लाइन बना लेते हैं, ठीक है, या हम ट्रिम कर रहे होते हैं तो वो छोटी छोटी लाइन जो है वो रह जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक लाइन है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसके पीछे एक लाइन है जो कि हम सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी धीरे धीरे बात करेंगे कैसे करेंगे सेलेक्ट। लेकिन आपको दिख रहा होगा इसके पीछे भी एक लाइन है जो कि अगर मैं आपको सेलेक्ट करके बताऊं तो ये दो आपको लाइन दिख रही होगी। अब ऐसे आपके पास एकदम बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्लान पड़ा हुआ है और वो आपके फाइल को जो है बहुत हैवी कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे पीछे बहुत छोटी छोटी लाइन्स है जिनको आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ओवरकिल कमांड का यूज़ कर सकते हो। ओवरकिल आप क्लिक करोगे, एंटर मारोगे, एंटर मारते ही वो आपसे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सारे ऑब्जेक्ट को, सारे प्लान को, जितने भी आपके पास प्लान्स है ना, उन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपको एंटर मारना है, तो ये आपके सामने जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट ओके क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा उन्हें। अब आप ओके कीजिए। अब आप देखेंगे कि इसके पीछे की जो बैक लाइन थी ना वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब आपको कोई बैक लाइन या कोई छोटी छोटी लाइन्स नहीं दिखेगी। क्यों? लाइन के ऊपर अगर कोई दूसरी लाइन है या कोई डुप्लीकेट लेयर है या एक के ऊपर एक चढ़ती जा रही है और वो बेमतलब का लाइंस को जो है वो फाइल्स को जो है वो हैवी कर रही है, तो वो डुप्लीकेट फाइल समझ के उसको डिलीट कर देगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि ओवरकिल कमांड हम कब यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे लाइंस है जो हमें नहीं पता चल रहे हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है ड्राइंग्स, और हमने कहाँ पर क्या काम किया हमें नहीं पता चल रहा है, तो आप पूरी लाइन, पूरी ड्राइंग को एक साथ सेलेक्ट कीजिए, ओवरकिल कमांड लिखिए, एंटर मारिए और ओके कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली सारे जो भी डुप्लीकेट लेयर्स या डुप्लीकेट लाइंस जो होंगी वो सब डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये जो मॉडिफाई पैनल में ये जो नीचे के टॉगल्स वाले हैं वो मेन जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं और आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन 3 टूल्स की, जिनमें से एक टूल तो मैं आपको बहुत पहले से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ और वो है इरेज। इरेज में कुछ नहीं होता, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना है तो आपको डिलीट का बटन नहीं दबाना है कीबोर्ड से, आपको ई और एंटर करना है।
ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपके लेफ्ट हैंड के पास ही जो है वो कीबोर्ड रहता है और आपके पास ई जो है वो लेफ्ट हैंड में पास में रहता है, तो आपको बस ईजी पड़ता है और आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड जो आपकी बढ़ जाती है ड्राफ्टिंग की। ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये 3 कॉर्नर जो छोटे छोटे हैं उनमें आप देखोगे एक्सप्लोड। अब ये एक्सप्लोड क्या है, एक्सप्लोड जनरली क्या होता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, या कोई ब्लॉक है जो हमने बना रखा है और उसको हमें सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस एक्सप्लोड जो है वो टाइप करना है, EXPLO। आप एक्सप्लोड टाइप करोगे, उसके बाद ये आपसे बोलेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर मारोगे और वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सप्लोड हो चुका होगा। आप देख सकते हैं सिंगल लाइन जो है वो आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। सेम अगर हमने ये एसोसिएट कर रखा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमने कैसे एसोसिएट किया था, आपको इसको भी अगर एक्सप्लोड करना है तो आप कर सकते हैं। पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप एक्सप्लोड कमांड का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो ये हर एक लाइन जो है वो एक्सप्लोड हो चुकी होगी। ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर आपको इसको भी एक्सप्लोड करना है, क्योंकि अब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको भी आप एक्सप्लोड कर सकते हैं, EXPLO एक्सप्लोड। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए और ये एक लाइन ये भी एक्सप्लोड हो गया। तो इस तरीके से हम एक्सप्लोड कर सकते हैं। फिर लास्ट आ जाता है हमारा ऑफसेट करना। ऑफसेट का मतलब होता है जनरली पैरेलल लाइंस को बनाना। पैरेलल लाइंस का मतलब ये हो जाता है, मान लीजिए ये मेरे पास लाइन है, ऑफसेट का इस्तेमाल करूँगा, OF एंटर, ठीक है, या आप O भी एंटर करेंगे तो ऑफसेट ही आएगा, O एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब पहले डिस्टेंस डाल दो। ठीक है। तो अब डिस्टेंस डालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मैं 1000 जो है वो कमांड डालूंगा, एंटर किया, मैंने एक डिस्टेंस डाल दिया। उसके बाद ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा ये उसके 10,000 डिस्टेंस पे जो है वो ऑफसेट मारना स्टार्ट कर देगा, मतलब कि पैरेलल लाइंस बनाना स्टार्ट कर देगा। अगर आप माउस को नीचे रखेंगे तो नीचे की साइड बनाएगा, अगर आप माउस को ऊपर रखेंगे तो ऊपर की साइड बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की साइड करता हूँ। अब ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका ऑफसेट मेरे को मारना है, मुझे एक वॉल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, O एंटर करूँगा। उसके बाद ये बोलेगा ऑफसेट डिस्टेंस डालना है, तो मैं यहाँ पर 2000 ऑफसेट डिस्टेंस डालूंगा। ठीक है। एंटर मारते ही यहाँ पे मेरे से बोलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं अगर अंदर की तरफ करता हूँ तो ये 2000 डिस्टेंस पे अंदर की तरफ पैरेलली ऑफसेट करेगा या फिर बाहर की तरफ ऑफसेट करेगा। ठीक है। तो मैं बाहर की तरफ ऑफसेट कर देता हूँ। तो आई होप सो गाइस कि आपको ऑफसेट कमांड भी समझ में आ गया होगा और इसका भी हम यूज़ करेंगे वॉल्स को क्रिएट करने में और बाकी सारे काम में भी हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पहले किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मूव करके, कॉपी करके, उसी ड्रॉ को जो हमने ड्राइंग की है उसको ही। तो आई होप सो गाइज कि आपको ये मॉडिफाई पैनल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और जो भी हमारी चीज़ के लिए यूज़ में था वो सब हमने समझ लिया है। गाइज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको बेसिक समझना ज़रूरी है और एक इंट्रोडक्शन लेवल होना ज़रूरी है। हेलो गाइज, आई होप सो कि आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होगे और इस ट्यूटोरियल को कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ रहे होगे और आप लोग का धीरे धीरे जो लेवल है और जो कॉन्फिडेंट है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। एंड गाइज, अगर आप लोग को ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है और आप लोग को धीरे धीरे मेमोराइज हो रहा है माइंड में, तो आप लोग ज़रूर से मेरे इस चैनल, इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन होगा, आप लोग अपना सपोर्ट शो कर सकते हो उस थैंक्स बटन पे क्लिक करके और कुछ अमाउंट अपनी तरफ से जो भी आपकी इच्छा है वो सेंड आउट करके, क्योंकि गाइज इस चैनल को भी सपोर्ट करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैनल आप जानते हो आर्किटेक्चर कम्युनिटी थोड़ी छोटी है हमारी, तो हमें कम में ही थोड़ी सी सर्विस देके खुश रहना पड़ता है। तो अगर आप लोग को वीडियो एंजॉय कर रहे हो और आप लोग को ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट सेंड कर सकते हो उस थैंक्स बटन पर क्लिक करके। अगर आप लोग नहीं कर सकते कोई इशू नहीं है, आप लोग आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो उस ट्यूटोरियल को और एक अच्छे आर्किटेक्ट और अपने एक ब्राइट फ्यूचर के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू।